हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। सबसे पहले विश यू हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, होप सो आपका दिन अच्छा जाए। चलिए सर, हमारा ऑलरेडी ऑडिट रिवीजन चल रहा था। हमने 3 चैप्टर्स ऑडिट रिवीजन के देख लिए सर। एनबीएफसी, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, अच्छे अच्छे चैप्टर्स हमने देखे कि हम अच्छे से कवर कर सके सब कुछ। ठीक है सर, नेक्स्ट फोकस आज ये तीसरा चैप्टर हमारे रिवीजन का है। ठीक है सर, आज ये तीसरा चैप्टर हमारे रिवीजन का, मतलब 2 चैप्टर देख रखे, आज ये तीसरा हमारे रिवीजन का। सर ऑडिट ऑफ सीएफएस, इस चैप्टर से भी कभी ना कभी आईसीआई 4 से 5 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। तो एनबीएफसी ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट करने के बाद सीएफएस पर हम लोग इंटर करने वाले हैं। सर सीएफएस मतलब सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर यहाँ पे हम सीएफएस बनाएंगे जैसे हम अकाउंट्स बनाते थे। पेरेंट, सब्सिडरी, बिल्डिंग हमारा 20, सब्सिडरी का बिल्डिंग 10, हमारा सीएफएस 30। सर यहाँ पे सीएफएस बनाएंगे नहीं, हम सीएफएस की ऑडिट करेंगे। क्या हमारा सीएफएस सही बना है या नहीं बना है, क्या पेरेंट्स के इन्फॉर्मेशन सही थे या नहीं थे, क्या सब्सिडरी सही था या नहीं था, क्या हमारा सीएफएस सही था या नहीं था। तो इसके ऑडिट करेंगे हम। सर ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। ठीक है सर, देखो सर स्टार्ट करते हैं। सर कंसोलिडेशन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको देखते हुए हमें कंसोलिडेशन को चेक करना है। कंसोलिडेशन हर कंपनी को बनाना है। अभी तो इंडियस लगना स्टार्ट है। ठीक है सर, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड लेता हूँ। are prepared as same as format adopted by parent company for its separate financial statement। देखो कंसोलिडेशन कैसे बनेगा, सेम प्रिपेयर बनेगा। देखो जैसे मान लो बैलेंस शीट बना रहे हो आप अपनी पेरेंट की, सब्सिडरी की, तो जैसे सब्सिडरी बनेगा ना पेरेंट का, सेम कंसोलिडेशन उसी बेसिस बनेगा। तो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज सेम फॉर्मेट एज अडेप्टेड बाय पेरेंट कंपनी फॉर इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहने को बोला जाए तो एसएफएस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस एसएफएस पेरेंट की एसएफएस, सब्सिडरी की एसएफएस इक्वल टू सीएफएस ऑफ कंपनी। सर पेरेंट कब होता है कोई कंपनी? सर देखो पेरेंट कब होता है, जब 2 चीज होता है, एक तो डायरेक्ट कंट्रोल, एक तो इनडायरेक्ट कंट्रोल। सर डायरेक्ट कंट्रोल कब होता है? जब आपका मोर देन 50% से ज्यादा वोटिंग पावर या मोर देन 50% ज्यादा पेड ऑफ सिक्योरिटी किसी कंपनी में होल्ड करते हो। मान लो ये कंपनी ए है, ए ने बी में 50% ज्यादा पेड ऑफ सिक्योरिटी होल्ड किया, तो बी बन जाती है सब्सिडरी ऑफ ए। तो ए कहीं ना कहीं पेरेंट बनता है। ठीक है, तो जो भी सीएफएस, एसएफएस, एसएफएस इक्वल टू सीएफएस। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर? एएस 21 का भी डिफरेंस है, कहीं ना कहीं इंडेस 110 का भी डिफरेंस है। दोनों मिला के सीएफएस है प्लस रूल्स है कुछ। ठीक है, सब मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है होल्डिंग की एसएफएस प्लस सब्सिडरी की एसएफएस इज इक्वल टू सीएफएस। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी बोल लो, जिसको सीएफएस बनाना है। क्या यहाँ पे मान लो मैं बोलूँ ए है, ए ने एक्वायर किया बी को, 52% इसका शेयर होल्डिंग था, तो सीएफएस किसको बनाना है? सर ए बन गया पेरेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ए कंपनी की। ए की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीएफएस प्रिपेयर करे। सीएफएस कैसे प्रिपेयर होता है सर? एसएफएस प्लस एसएफएस ऑफ पेरेंट प्लस सब्सिडी इक्वल टू सीएफएस। सर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर का क्या रोल है? मैनेजमेंट का रोल तो उसको बनाना। सर ऑडिटर का रोल क्या है? सर कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको ऑडिट करना। सब मतलब क्या बिल्डिंग्स की अमाउंट सही ली है कि नहीं ली है, क्या कंप्लीट कंपोनेंट्स है या नहीं है, क्या इस कंपनी का एक ही सब्सिडरी है, क्या इस कंपनी का ज्यादा सब्सिडरीज है। तो ऑडिटर का काम क्या होता है? कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स आए क्या वो कंप्लीट एक्यूरेट है या नहीं है, ये ऑडिटर काम है। ऑडिटर प्रिपेयर नहीं करेगा यहाँ पे, ऑडिटर क्या करेगा? उसकी ऑडिट करेगा। ठीक है सर, क्या क्या सीएफएस बनता है? सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, सर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनता है, कंसोलिडेटेड सोकी बनता है और एक नोट्स टू अकाउंट बनता है। ये सारे सीएफएस का पार्ट्स है कि हाँ ये सब सारी चीज कंसोलिडेट होती है। ठीक है सर, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत घूमता है एग्जाम में। सर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टेम्पररी कंट्रोल। मतलब सर सुनो, पहले एएस 21 में कंसेप्ट था 1 अप्रैल को मान लो एक कंपनी ने, ए ने बी में शेयर होल्डिंग किया और वो 52% का शेयर होल्डिंग था, बट 1 अप्रैल को किया 52% का किया, बट ए का मानना था ना कि वो 1 अक्टूबर को है ना, 1 अक्टूबर को इसको सेल कर देगा। तो कहीं ना कहीं कुछ टेम्पररी कंट्रोल किया। देखो टेम्पररी कंट्रोल की डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, कहने को 1 साल से कम होल्डिंग कर रहे हो ना, तुम्हारा फ्यूचर में इनरिस्पेक्ट है कि तुम उसको सेल कर दोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा टेम्पररी कंट्रोल है। ठीक है, तो पहले एएस में होता था ना, जब टेम्पररी कंट्रोल होता था ना, सुनो, व्हेन अ कंपनी इंटेंशन टू होल्ड शेयर फॉर सब्सिक्वेंट सेल, इसने यहाँ पे 1 अप्रैल को शेयर होल्ड तो किया, बट 1 अक्टूबर को सेल करने के पर्पस के लिए, फॉर सेल इन फ्यूचर, देन नो नीड टू प्रिपेयर सीएफएस। तो
एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो लास्ट में देखना सर वो एज पर AS 21 पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है। क्यों सर? क्योंकि इंड AS 110 में कोई टेम्पररी कंट्रोल नाम का कंसेप्ट नहीं होता है। अगर तुमने 1 अप्रैल को तुमने एक दिन के लिए भी इस कंपनी बी का है ना तुमने 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग किया है ना, तो भैया तुम ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी सब्सिडी, ये बन गया हमारा पेरेंट, और कहीं ना कहीं CFS बनाना ही पड़ेगा चाहे एक दिन का भी कंट्रोल क्यों ना हो। तो देर इज नॉट एनी कंसेप्ट रिगार्डिंग टेम्पररी कंट्रोल एज पर इंड AS 110। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके आएगा, सब कुछ ज्ञान देखेगा, सब कुछ लिखेगा, नीचे लिखेगा बताइए एज पर AS 21। अगर 21 आ गया लिखा हुआ तो घबराना मत, 21 में टेम्पररी कंट्रोल का कंसेप्ट होता है, फिर अपना लिख के आना कि हाँ अगर कुछ टेम्पररी कंट्रोल है सब्सिक्वेंट सेल करने का फ्यूचर में तो हमें CFS नहीं बनाना है। बट वहाँ पे AS 21 ही लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एज पर इंड AS 110 बताइए, तो भैया देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टेम्पररी कंट्रोल लाइक AS 21। ठीक है, इफ ए कंपनी होल्ड एनी शेयर more than 50% then control occurs when need at any time then prepare CFS। भैया CFS बनाना ही पड़ेगा तुम्हें, कोई टेम्पररी कंट्रोल का कंसेप्ट नहीं होता हमारा इंड AS 110 में। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार एग्जामिनर कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटर किया है तो चांसेस कम है इस पे आने का, बट ठीक है सुन लो क्या है सर। इन व्हाट केस कंपनी शैल नॉट प्रिपेयर CFS, क्या क्या केस में कंपनी को CFS नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो व्हेन इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी और पार्टली ओन्ड, देखो पहले पढ़ो ये व्हेन इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है, व्हेन इट इज होली ओन्ड सब्सिडी। सर होली ओन्ड सब्सिडी क्या होता है? सर ये A है, A ने B को एक्वायर्ड किया। ठीक है, A ने B को एक्वायर्ड किया। सुनो इसको मैं क्लियर करता हूँ, रुको एक कंसेप्ट ही समझाता हूँ थोड़ा, रुको ये भी समझाता हूँ। चलो सुनो सर, ये था A, ठीक है, A की सब्सिडी B एंड C दोनों में 56% 56 नहीं, अभी सुनो B और C सब्सिडी थी, मोर देन 50% है। B की सब्सिडी थी E एंड C की सब्सिडी थी F। ठीक है, तो क्या बोला, इन व्हाट केस कंपनी शैल नॉट प्रिपेयर इट्स CFS। देखो B ने E में 60% शेयर होल्डिंग किया, C ने F में 60% शेयर होल्डिंग किया, तो कहीं ना कहीं E बन गया सब्सिडरी और B बन गया पेरेंट। किसके लिए? E के लिए। ठीक है, B बन गया पेरेंट किसके लिए? E के लिए, क्योंकि B का भी कहीं ना कहीं E में था, दो लेडी का पता है कि सब्सिडरी हो सकता है, और C भी बन गया पेरेंट किसके लिए? F के लिए। और कहीं ना कहीं A सबका क्या है? दादाजी, मतलब अल्टीमेट पेरेंट बोलते हैं इसको। तो A का भी कंट्रोल, मान लो A का 100% कंट्रोल है B में, तो A कहीं ना कहीं क्या हो गई सर? होली ओन्ड सब्सिडरी हो गई। ठीक है, A कहीं ना कहीं हो गई होली ओन्ड, ये B हो गई A की होली ओन्ड सब्सिडरी, A कहीं ना कहीं होली ओन्ड पेरेंट टाइप का हो गई। तो B क्या हो गई? होली ओन्ड सब्सिडरी, क्योंकि A का B में कंट्रोल है पूरा। तो क्या इस केस में बताओ, अगर मान लो मैं 100% B में बता रहा हूँ, B का E में 60% है, तो क्या B को CFS बनाना है? क्वेश्चन आ रहा है, क्या B को CFS बनाना है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि व्हेन इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी, क्या B होली ओन्ड सब्सिडरी है? यस, A की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, तो इस केस में CFS नहीं बनाना होगा। अभी सुनो, और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी, मान लो पार्टली ओन्ड भी है, मतलब समझो इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो A का C में 70% था, तो कहीं ना कहीं ये होली ओन्ड नहीं हुआ, पार्टली ओन्ड हुआ। तो क्या पार्टली ओन्ड सब्सिडी बनाना है? सुनो, बनाना पड़ेगा। सुनो, अभी नहीं बना, सुनो क्या होगा। अगर पार्टली को होली ओन्ड है तो मना कर दिया, और पार्टली ओन्ड है तो और पार्टली ओन्ड के साथ एंड लगा हुआ है, मतलब और पार्टली ओन्ड है तो ये चेक करना कि इट्स ऑल मेंबर दैट इज NCI हैविंग इंटीमेट बाय कंपनी दैट कंपनी इज नॉट प्रिपेयरिंग CFS एंड मेंबर हैव नॉट ऑब्जेक्टेड। मतलब सर देखो, A का C में 70% था, तो हमें पता है सर एक होता है NCI। सर NCI कितना होगा सर? 30%। ठीक है, तो देखो C बोलेगा, देखो C बोलेगा अपने NCI को, देखो सर C अपने NCI को बोलेगा, देखो सर F में तो हमारा 60% है, हम CFS नहीं बनाने वाले हैं। तो क्या ऑब्जेक्शन है? देखो C क्या A की होली ओन्ड है? नहीं, होली ओन्ड नहीं है, पार्टली ओन्ड है। तो ठीक है, पार्टली ओन्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? C को अपने NCI को बताना पड़ेगा। सर NCI मतलब जो 30% और मेंबर बचे हैं ना, उनको बताना पड़ेगा, देखो भाई बताओ, कॉल करके जो भी बताओ, इंटीमेट करो कि देखो भाई हम है ना अपनी CFS नहीं बनाने वाले हैं, कंपनी इज नॉट प्रिपेयरिंग CS। एंड बताने से नहीं होगा, उन 30% जो बचे हैं ना, उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए उन 30 ने। वो 30 बोले हाँ ठीक है मत बना यार, कोई बात नहीं, ठीक है ये बना देगा, ठीक है देख लेंगे। ठीक है, तो याद रखना, देखो एक तो होली ओन्ड सब्सिडरी है A B की, तो यहाँ पे B कहीं ना कहीं अगर होली ओन्ड ये कंसेप्ट नहीं होता तो B को भी कहीं ना कहीं CFS बनाना पड़ता, क्योंकि B की E पेरेंट है। बट कहीं ना कहीं B को मना कर दिया गया, क्यों? क्योंकि वो A की होली ओन्ड है, तो होली ओन्ड है तो माफ कर देगा, कहीं ना कहीं B को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट बोला पार्टली ओन्ड है, तो पार्टली ओन्ड है, जैसे C देख लो, C 70% है, तो देखो पार्टली ओन्ड है तो कहीं ना कहीं इसको CFS बनाना पड़ेगा। बट एक कंडीशन और बोल दिया कि पार्टली ओन्ड है तो अपने NCI से पूछ लो, सर NCI कितना, जो 30% बचा हुआ है उससे पूछ लो कि हाँ देखो हम CFS नहीं बनाने वाले हैं, और तुमको कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्शन भी नहीं है,
ठीक है, ऑब्जेक्शन कर लेना, ठीक है। और तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, मतलब वो मना नहीं करे, एनसीआई बोला ठीक है मत बना, कोई बात नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ है भी एंड है, मतलब सब कंडीशन साथ होनी चाहिए। एंड द कंपनी इज नॉट लिस्टेड, नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अब ये जो बी है ना और सी है ना, ये लिस्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब रिलायंस लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, और ना तो उसने लिस्टेड के लिए एप्लीकेशन डाला हो, ठीक है, तो ना तो उसने एप्लीकेशन डाला हो, ये आपको याद है ना इंडेक्स 110 में भी काम आएगा, और ना तो लिस्टेड हो, ठीक है, सॉरी, और इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, ठीक है, जो CFS एंड फाइल्स विद अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर कर देना, प्रिपेयर CFS एंड फाइल विद ROC। सो अल्टीमेट होल्डिंग कौन हुआ, ए को CFS बनाना है प्लस ROC को फाइल करना है, ठीक है। तो ये याद है ना, बी और सी के लिए मोस्टली एग्जाम्पशंस पॉइंट थे कि बी और सी तुम्हें नहीं बनाना जब तुम होली ओन्ड कंपनी हो, जब तुम पार्टली ओन्ड भी हो, तो अपने जो बचे एनसीआई है ना, मतलब एनसीआई कितने होंगे, अगर 70% ए का है तो 30 हुए, 80% ए का है तो 20 हुए, और एनसीआई को बता दो कि हम भैया नहीं बनाने वाले CFS, और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड ना तुम कोई लिस्टेड में नहीं जानी चाहिए। थर्ड तुम्हारा अल्टीमेट पैरेंट है ना, मतलब दादाजी, उसने अपना ROC पे फाइल कर देना चाहिए CFS, ठीक है। सो और किसको नहीं बनाना था, इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था December 21 में। So देखो, an investment entity that is Reliance is not liable to prepare CFS because it measures all of its subsidiaries at fair value through profit and loss account। मतलब सर ये एक तरह से इंट्राडे खेलने के लिए आते हैं, मतलब इन्होंने ना देखो, मान लो रिलायंस इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसने मान लो ABC में इन्वेस्टमेंट किया 60%, और इसका इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही क्या था, रिटर्न लेना, इसका कंट्रोल करने का पर्पस नहीं था, इसका पर्पस था रिटर्न लेना, रिटर्न्स लेना, ये इंट्राडे खेलता था। मान लो आज 60% वैल्यू ले लिया, वो 1 लाख की है, 10 दिन बाद वो 1 लाख की नहीं 1,10,000 हो जाएगा, तो वो 10,000 का क्या हुआ, रिटर्न आया, उस पर एक्स्ट्रा आया। 1 लाख का इसने 60% खरीदा था, 10 दिन बाद वो 1,10,000 हो गया, तो 10,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसका जो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है ना, वो किसी कंपनी में मोर देन 50% में एक्वायर कर ले, बट वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंटिटी होनी चाहिए, और उसका उसने सारा अपना इन्वेस्टमेंट है ना FVTPL में दिखाया हो, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो भी गेन आता है वो P&L में चार्ज करता है। तो इसका कोई इंटेंशन क्या है, कंट्रोल करने का नहीं है। परफेक्ट। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। देखो क्या क्या हो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। ऑब्टेन फंड फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। मतलब सर मान लो रिलायंस इन्वेस्टमेंट है, सर नाम में रहेगा रिलायंस इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके आएगा क्वेश्चन कि वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। इसने क्या किया, बहुत सारे इन्वेस्टर से क्या लिया, फंड लिया, ठीक है, और ये फंड लेके लगा दिया कहाँ पे, किसी कंपनी में लगा दिया, ABC फंड लगा दिया कंपनी में, और ये कंपनी से मिला रिटर्न, और ये रिटर्न वापस इन्वेस्टर को वापस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आपको है ना प्रॉफिट एंड गेन देने में काम कर रही है, कहीं कंट्रोल के लिए काम नहीं कर रही है। तो ये क्या करता है, ऑब्टेन फंड फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर से किया, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस। ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस देने के लिए बस ये काम कर रही है। परफेक्ट। कमिट्स टू इन्वेस्टर। अब ये ना कंपनी बोल रही है, मान लो रिलायंस इन्वेस्टमेंट है, ये अपने इन्वेस्टर को बता रही है कि देखो भैया हमारा कमिट दैट इज बिजनेस पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग रिटर्न, हमारा मेन इनकम है, हमारा मेन मोटिव आपको रिटर्न इनकम देना। आपने 1 लाख लगाया, इस कंपनी ने तरक्की किया, जो भी प्रॉफिट आया हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपना कमीशन काट के। तो इसका मेन मोटिव है रिटर्न कमाना, इसका मेन मोटिव कंट्रोल करना नहीं। तो ये सब CFS नहीं बना रही है, एग्जाम्पशन है, क्योंकि ये सब लोग इन्वेस्टमेंट करती है। सब मेजर ऑल ऑफ इस इन्वेस्टमेंट FVTPL हमने स्टार्टिंग में देखा, वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। एक होता है FVT OCI, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परफेक्ट। सॉरी, चल स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम लोग थे इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टमेंट हो गया। अब सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी, देखो सर CFS बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही होती है सर, और पेरेंट एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। पेरेंट एंटिटी मतलब सर मान लो ये ABC, इसने PQR में 55% डाला, सर पेरेंट ये दिस इज पेरेंट। सर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हुई, सर देखो आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स लाइक सब्सिडरी एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया हमें आइडेंटिफाई करके बताओ ये तुम्हारी सब्सिडरी है, ये तुम्हारी 25% एसोसिएट्स है, ये मान लो DEF, और ये तुम्हारा 30% मान लो जॉइंट वेंचर है। तो जितने कंपोनेंट्स है ना, ये मान लो एक सब्सिडरी दिल्ली में है, दूसरी सब्सिडरी महाराष्ट्र में है, तो कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना भाई पेरेंट की काम है। ऑडिटर ये लेके मैग्नीफाइंग ग्लास लेके नहीं ढूंढेगा आपका, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, ऑडिटर का काम नहीं, ऑडिटर का काम है चेक करना, पहले ढूंढने का काम आपका है। आप सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करो, चाहे आपकी सब्सिडरी हो, जॉइंट वेंचर हो, एसोसिएट्स हो। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। पहले पता लगाओ क्या 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 रिलेटेड पार्टीज है। सर देखो
रिलेटेड पार्टी से भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कंट्रोल बनता है। कंपनी की कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज है, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होगा, ऐसा कुछ खास नहीं है रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन, ठीक है। उस कंपनी का केएमपी आप हो तो उस कंपनी किसी और कंपनी में होल्ड कर रहा है पोजीशन, तो वो भी रिलेटेड पार्टी होती है। तो आपको उतना लंबा नहीं जाना है रिलेटेड पार्टी क्या होता है, आपको बस जानना है कि हाँ ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पेरेंट की कि रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करो। सब हो गया, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो पता चल गया 5 रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हुए। सेकंड करो क्या उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन है, तो रिलेटेड पार्टीज अलग होता है, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन अलग होता है। कभी कभी होता है कि 5 रिलेटेड पार्टी होती है बट ट्रांजेक्शन 0 होते हैं, तो हमें ये भी डिस्क्लोज करना होता है। ट्रांजेक्शन नहीं भी हुआ है ना तो भी डिस्क्लोज करो। सर थर्ड क्या है, ऑब्टेनिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। मतलब सर देखो ए बी सी, इसके कंपोनेंट्स मान लो दिल्ली में, इसका मुंबई में, तो जो भी कंपोनेंट सब्सिडी मान लो जो भी है, क्योंकि CFS तो इसे ही बनाना है, तो ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट। अब भैया मान लो दिल्ली से इसका है ना, मान लो बिल्स पेबल का इन्फॉर्मेशन आना था, इसने बिल्स पेबल इन्फॉर्मेशन 50 करोड़, जबकि एक्चुअली में इसका बिल्स पेबल का इन्फॉर्मेशन 70 करोड़ है, क्योंकि CFS में ही तो बिल्स पेबल को 50, इसका मान लो 100 है प्लस 70 इक्वल टू 170 होना चाहिए था, बट इसमें 50 करोड़ का भेजा, मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भेजा कंपोनेंट से। तो भैया पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जो भी अपने सब्सिडरी से या कंपोनेंट से इन्फॉर्मेशन मंगा रहे हो ना, वो एक्यूरेट होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए। बाद में ऑडिटर चेक करेगा, बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक करो। तो क्वेश्चन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट आ गया तो चांसेस है आने के पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के आना। सब प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट्स, गुडविल कैलकुलेशंस, गेन और बार्गेन परचेज। हमें पता है कि देखो अगर ABC पेरेंट है तो वो डालेगा ऐसे बनाता है सर, इन्वेस्टमेंट मान लो 1000 करोड़, जिस कंपनी को एक्वायर किया मान लो 100% एक्वायर किया, तो नेट एसेट्स आ गया 800 करोड़, तो सर 200 करोड़ की गुडविल होती है, ऐसे हम अकाउंट से बनाते हैं। या मान लो 80% एक्वायर किया तो प्लस NCI जोड़ के जो निकलता है वो गुडविल। मान लो सर 100% नेट एसेट्स का वैल्यू 1100 करोड़ था, तो हमारा 100 करोड़ गेन ऑन बार्गेन परचेज आया। तो ये सब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखते हैं सर पेरेंट्स के बुक्स अकाउंट में आप CFS बनाए हुए होंगे, वहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन होती है, गेन ऑन बार्गेन परचेज की कैलकुलेशन होती है, नोट्स टू अकाउंट की कैलकुलेशन होती है। तो ये सब प्रिपेयर कौन करेगा, पेरेंट कंपनी करेगा। सर हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी, सर दोनों अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग हो सकता है, सब्सिडरी के अलग हो सकता है, पेरेंट के अलग हो सकता है। सब्सिडरी कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर यूज कर रहा होगा, आप वेटेज एवरेज कॉस्ट यूज कर रहे होगे, मान लो कुछ भी अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग होगी, तो भैया हार्मोनाइज करो, उसको इक्वल्स में लेके आओ, ठीक है। तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी गड़बड़ होगा उसको ठीक करके लाओ। सर गैप कन्वर्जन, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सर ये कब होता है, जब आपकी फॉरेन में कोई कंपोनेंट्स है, सर रशिया में कोई कंपोनेंट्स है, उसने सारा फाइनेंशियल फिगर रशियन में बना रखा है, ठीक है। रशिया यूक्रेन तो छोड़ दो बात करना, ठीक है, रशिया में बना रखा है, ठीक है। अब उसने सारा रशिया बना रखा है, उसकी कंपोनेंट, उसकी मेन पेरेंट है इंडिया की, तो भैया करेंसी का डिफर हो गया ना, तो गैप कन्वर्जन भी लगाना पड़ता है पेरेंट एंटिटी को, ठीक है। जो भी कंपोनेंट्स बाहर होती है, जैसे सब्सिडीज बाहर हुई तो गैप कन्वर्जन भी पेरेंट को लगाना पड़ता है। तो 6 पॉइंट्स मैंने बेस्ट डाल दिए हैं। कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करो, रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करो, कभी कभी इनडायरेक्ट वे में रिलेटेड पार्टीज के थ्रू भी कंपोनेंट्स बन जाते हैं। फिर एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर प्रिपेयर्ड नोट्स टू अकाउंट करो, गुडविल बनाना पड़ता है, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी करना पड़ता है, गैप कन्वर्जन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब सर बात आती है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट देख लिया, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रिपेयर CFS। द ऑडिटर सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई करेगा दैट CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत जो भी आपका CFS बना है ना, वो FRF बना है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को देखते हुए आपने CFS बनाया, ऑडिटर सेटिस्फाई करेगा, ऑडिटर एविडेंस लेके चेक करेगा। सर FRF मतलब सर कंपनी ने जो भी CFS बनाया वो शेड्यूल 3 को फॉलो करते बनाया होगा, डिवीजन 2 को फॉलो करते बनाया होगा। कल हमने देखा भी था डिवीजन 2 फॉर कंपनी, डिवीजन 3 फॉर NBFC। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करते बनाया होगा, AS को फॉलो, इंडेस को फॉलो करते बनाया होगा। तो ऑडिटर सेटिस्फाई करेगा, ऑडिटर एविडेंस चेक करेगा, कलेक्ट करेगा कि हाँ जो भी भैया CFS बनाया ना वो सब कुछ सही बना है। द ऑडिटर ऑल्सो इंक्वायर्स इनटू मैटर अंडर सेक्शन 143(1)। सर इतना ही लिख लेंगे चलेगा, हाँ इतना भी लिख लोगे चलेगा। 143(1) के मैटर आपको कंपनीज एक्ट में मिल जाएंगे पढ़ने को, और 1-2 चैप्टर और है वहाँ पे 143(1) का रेफरेंस है, जस्ट लाइक PSU ऑडिट में भी आपका 143(1) का रेफरेंस है। तो इसमें इतना ही लिखा हुआ है, 143(1) लिखा हुआ है कि ऑडिटर को इंक्वायरी करना पड़ेगा। देखो सर 143(1) में इंक्वायरी करना पड़ता है, मतलब पूछताछ करना पड़ता है। किससे पूछताछ करेगा सर? मैनेजमेंट से। सर 143(1) में क्या क्या पॉइंट्स है कुछ बता सकते हो सर? देखो 143(1) पॉइंट्स बहुत सिंपल है कि आपके P&L में कोई ऐसा एक्सपेंस चार्ज हुआ जो पर्सनल नेचर का है, कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो पूरा पढ़ने के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बस इतना जानना है कि ऑडिटर को इंक्वायरी करना है 143(1) में क्या क्या पॉइंट है कि आपके P&L में कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर चार्ज कर रखा है,
ठीक है, क्या आपने किसी को लोन्स एडवांसेस दिया है तो उसका टेन्योर कुछ अलग है, टेन्योर फिक्स नहीं किया है, ठीक है, या मान लो आपने शेयर्स को बेचा है लेस देन कॉस्ट, तो क्या वो सही है, ठीक है, ऐसा ही कि आपने बुक इंटरेस्ट तो फॉल्स नहीं पास कर रखी है। तो देखो एक वे में क्वेश्चन वे में पूछ रहे हैं, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे इंक्वायरी करना मैटर को 143(1) में। द ऑडिटर शुड ऑल्सो गिव रिपोर्टिंग। देखो 143(1) में इंक्वायरी है, 143 में सबसेक्शन 3 में रिपोर्टिंग है। सर रिपोर्टिंग क्या होता है? यहाँ पे रिपोर्टिंग में सर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऑडिटर को चेक करना पड़ता है क्या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, क्या मैनेजर क्या रेम्युनरेशन सही मिला है कि नहीं मिला है, क्या एएस को फॉलो किया है कि नहीं किया, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो एसएस फॉलो किए कि नहीं किए है, क्या मैनेजर रेम्युनरेशन सही मिला कि मिला, क्या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं थे, तो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है, क्या एसेट्स ओवर वैल्यू तो नहीं थे। तो ये सारी रिपोर्टिंग ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्टिंग करना होता है। तो आपको इतना नहीं याद करना, ये सब कंपनीज एक्ट में याद करना। यहाँ पे इतना समझना ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले खुद को सेटिस्फाइड करना, जो सीएफएस बना है वो एफआरएफ बना है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को देख के बना है, जिसमें 3 चीज आती है, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 कंपनीज एक्ट 2013। ऑडिटर इंक्वायर करेगा 143 सबसेक्शन 1 वाली मैटर, जिसमें 6 मैटर्स आते हैं। ऑडिटर खुद रिपोर्ट करेगा 143(3) वाली, इसमें रिपोर्टिंग में आपको 5-6 बता दिया मैंने, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए कि नहीं किए। तो ऑडिटर ऑल्सो वैलिडेट whether requirement of preparing CFS is applicable to company or not। ऑडिटर ये भी चेक करेगा क्या कंपनी को CFS बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या नहीं थी। मान लो कंपनी एएस फॉलो कर रही थी, मान लो उसमें मान लो एक कंसेप्ट आता है टेम्पररी कंट्रोल। अब मान लो टेम्पररी कंट्रोल कुछ कंट्रोल किया, कंपनी को आइडिया नहीं था, कंट्रोल कंपनी ने सीएफएस बना लिया। तो पहले टेम्पररी कंट्रोल कंसेप्ट आता था एएस में, तो पहले के ये पॉइंट था कि ऑडिटर चेक करेगा क्या कंपनी को सच में सीएफएस बनाना था कि सीएफएस नहीं बनाना। तो ऑडिटर ये भी वैलिडेट करेगा whether company is required to CFS or not। ऐसा नहीं कंपनी हवा में CFS बना रही है, जबकि कंपनी का 40% ही कंट्रोल है, किसी कंपनी में 35% ही है और उसको CFS बना दिया कंपनी ने जानबूझ के, कोई रिक्वायरमेंट आया होगा बना दिया, ठीक है। और लास्ट में है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether CFS रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये तो ऑडिटर का ओपिनियन देना ही पड़ता है भैया कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई मॉडिफाई ओपिनियन निकाल दे ऑडिटर पर, ठीक है। तो ऑडिटर को CFS बारे में बताना पड़ता है, हाँ हमारा CFS या कंपनी का CFS जो बना है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे 600 का रेफरेंस आता ही आता है। While auditing of CFS, the auditor may use the word, सर may, इसमें मतलब कलरफुल पढ़ना, may सर may मतलब चाहे तो, सर देखो चाहे तो आप वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर यूज कर सकते हो एज पर ऐसे 600 में क्या होता है, ब्रांच ऑडिटर का हेल्प लेके काम कर सकते हो। ब्रांच ऑडिटर मान लो ये पेरेंट है, इसकी सब्सिडरीज है, ठीक है, सबका ब्रांच ऑडिटर ए है, बी है, सी है, पेरेंट का ब्रांच ऑडिटर जेड है। तो जेड चाहे तो इस ब्रांच ऑडिटर का सपोर्ट ले सकता है एसएस 600 के तहत, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा 600? नॉट एप्लीकेबल इफ होल्डिंग कंपनी, मान लो इसका ऑडिटर एंड कंपोनेंट ऑडिटर से, मान लो इस सबका ऑडिटर एबीसी नहीं है, जेड ही है, और इसका भी ऑडिटर जेड है, तो भैया क्या है, फिफ्थ तो कॉमन ही हो गया, फिर 600 लगेगा ही नहीं लगेगा, नहीं लगेगा फिर 600, ठीक है। चलो अब देखते हैं, बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस एट व्हाट पॉइंट ऑडिटर शुड टेक केयर, ठीक है। तो देखो अभी सीएफएस की ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर क्या क्या पॉइंट्स को चेक करेगा या क्या क्या प्लानिंग करेगा, सिंपल सी बात है, अपने ऑफिस में बैठ के क्या क्या काम करेगा, ठीक है। तो ऑडिटर शुड मेक अ प्रॉपर प्लान। देखो कोई भी काम विदाउट प्लान नहीं हो सकता, ठीक है। टू कंडक्ट ऑडिट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, जल्दी खत्म करना है, कंप्लीट खत्म करना है, तो प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। आप भी अपने प्रिपरेशन करते हो एग्जाम के लिए तो प्रॉपर प्लान बनाते हो, प्रॉपर सीक्वेंस बनाते हो, कौन सा चैप्टर कब रिवाइज करना है, तो ऐसे 300 हिसाब से तहत वो प्रॉपर प्लान बनाएगा, ठीक है। फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर। ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा उसके ग्रुप स्ट्रक्चर, मतलब उसके ग्रुप में कितने कंपोनेंट्स हैं। हो सकता है उसके ग्रुप में 40 कंपोनेंट्स है, हो सकता है उसके ग्रुप में 10 कंपोनेंट्स, हो सकता है उसके ग्रुप में 2 ही कंपोनेंट है। एंड ग्रुप वाइज कंट्रोल, उसका कितना कंट्रोल कहां पे कैसे कैसे है। एक सेकेंड, सॉरी फोन आ गया था। चलो, द ऑडिटर शुड टेक प्रॉपर प्लान बना लिया, ऑडिटर ने ग्रुप वाइज कंट्रोल कर दिया। हाँ देखना पड़ेगा कि ऑडिटर को, सिंपल ऑडिटर कितने कंपोनेंट्स ये पता लगाएगा, सर ग्रुप वाइज कंट्रोल चेक करेगा कि कंट्रोल कितनी इफेक्टिव है या ग्रुप वाइज कंट्रोल है कि नहीं है। क्यों, किससे पता चलेगा कितनी कंपोनेंट्स पे कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो ग्रुप वाइज कंट्रोल पता कर लेगा कि हाँ देखो मान लो एक दिल्ली की कंपोनेंट है, उसका कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है तो वहाँ मेहनत ज़्यादा है। बट ऐसा कहीं महाराष्ट्र में कंपोनेंट है उसका इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ मेहनत कम है, ठीक है। इंक्लूडिंग आईटी कंट्रोल एंड जनरल कंट्रोल, ठीक है। जनरल कंट्रोल नॉर्मल प्लान्स एंड पॉलिसीज होती है, वो भी चेक करना है इसको, और आईटी कंट्रोल भी चेक करना है कि हाँ आईटी कंट्रोल तो ठीक है कि नहीं, मतलब ऐसा सिक्योरिटी कोई डेटा चेंज तो नहीं करता, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं कर सकता, ठीक है।
अब थर्ड क्या है सर, द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट्स। सर देखो अकाउंटिंग मैंने बताया था ना कि हार्मोनाइज करना पड़ता है, तो पहले ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि आपने जो सीएफएस में हार्मोनाइज किया है तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी थी क्या। तो अकाउंटिंग पॉलिसी मान लो उसका पेरेंट वाला यूज करता था कॉस्ट और एनआरबी, और सब्सिडी यूज करता था वेटेड एवरेज का, ठीक है। तो ऑडिटर को पहले तो खुद तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भैया आपकी कंपेरेंट्स की और सब्सिडी की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। लास्ट में क्या है, फोर्थ नंबर, द ऑडिटर ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोग्रामिंग ऑफ नेचर टाइमिंग एक्सटेंट। सर नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब किस हद तक उसको चेक करने जाएगा, टाइम मतलब कब जाएगा, नेचर मतलब किस कंपोनेंट्स को उठाने वाला है वो, ठीक है। तो ऑडिटर ये भी देखो सारा काम अभी ऑफिस में बैठकर कर रहा है ऑडिटर। ऑडिटर पॉलिसी पढ़ रहा है, ऑडिटर कंट्रोल चेक कर रहा है, ऑडिटर प्लान बना रहा है, ऑडिटर क्या कर रहा है, अपना डिसाइड कर रहा है कि नेचर टाइमिंग एक्सटेंट क्या होना चाहिए, कितने टाइम में, कितना टाइम में कौन से कंपोनेंट को चेक करना है, कब चेक करना है, एक्सटेंट किस हद तक चेक करना है, बिल्स पेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्डिंग के इमोर प्रॉपर्टी क्या क्या चेक करना है, नेचर चेक करना है कि हाँ आज मैं इस कंपोनेंट उठा रहा हूँ, कल मैं इस कंपोनेंट उठाऊंगा। फिफ्थ नंबर क्या है, तो ऑडिटर ऑल्सो कोऑर्डिनेट हिज वर्क विद अनदर ब्रांच ऑडिटर एज पर 600। तो ऑडिटर ये भी डिसाइड करेगा हाँ कि 600 का अगर काम ले रहा है, मतलब 600 में क्या होता है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर टाइप के वर्क का यूज कर रहा है, तो भैया कैसे क्या कोऑर्डिनेशन होने वाला है, हम कब कब किस किस कंपोनेंट में ब्रांच ऑडिटर हेल्प करने वाले, ऑडिटर ये भी डिसाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखना एट व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक ऑडिटर उस ब्रांच ऑडिटर के वर्क का यूज करने वाला है, सिर्फ बिल्स पेबल के लिए यूज करने वाला है या मोर प्रॉपर्टीज के लिए यूज करने वाला है। सर देखो ये क्वेश्चन मेरे को ना बहुत गट्स फीलिंग आ रहा है कि क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिलेगा। सर हाउ टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ पेरेंट एंटिटी। सर मान लो पेरेंट एंटिटी ने बोला कि हमारे कंपोनेंट, मान लो पेरेंट एंटिटी है, इसने बोला ABC है, इसने बोला कि हमारा A, मान लो P, Q और R ये क्या हमारा सब्सिडरी है, हमारे कंपोनेंट्स है। तो हम कैसे बिलीव कर ले कि ये तीनों इसके कंपोनेंट्स ही है, ठीक है, हम कैसे बिलीव कर ले। तो ऑडिटर को क्या क्या चेक करना पड़ेगा, कंप्लीटनेस। मान लो इसने तो बोल दिया ABC ने कि भैया देखो हम अपना CFS बना रहे हैं, इसमें ABC का डेटा रहेगा, साथ साथ PQR का भी डेटा रहेगा और टोटल मिला के CFS बन जाएगा। तो हम कैसे डिराइव कर ले कि ये PQR इसके कंपोनेंट्स है। मान लो इसका एक और कंपोनेंट्स था छुपा हुआ Z, तो कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस चेक करना पड़ेगा ना कंपोनेंट्स का। तो ऑडिटर कैसे चेक करेगा, ऑडिटर शुड रिव्यू हिट्स पास्ट ईयर वर्किंग पेपर प्लस ऑडिट रिपोर्ट, प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट देखेगा, उसमें देखेगा यार Z भी तो था, तो ऑडिटर क्वेश्चन करेगा वेयर इज Z नाउ, क्या Z हट चुका है, तो बताओ, नहीं है तो क्यों नहीं डाला। तो पास्ट ईयर वर्किंग पेपर देख के भी तो पता लग सकता है, पास्ट ईयर वर्किंग पेपर में CFS बनी होगी ना। लास्ट सेकंड क्या है, तो ऑडिटर मेक्स इंक्वायरी विद मैनेजमेंट को बैठाएगा, यहाँ रखेगा, गन रखेगा, पूछताछ करेगा, नहीं सिंपल से पूछताछ करेगा कि पूछेगा कि भैया तुम्हारे न्यू कंपोनेंट्स क्या क्या, सिंपल से एक सिंपल सॉफ्ट में क्या इंक्वायरी हुआ क्वेश्चन वे में कि भैया तुम्हारे न्यू कंपोनेंट्स क्या क्या बताओ। बोलेगा नहीं सर हमारा वही PQR है, बोलेगा झूठ बोल रहे हो, हम अभी और आगे जा सकते हैं कंपोनेंट्स चेक करने के, अभी 3 पॉइंट और है। बोला सर एक Z भी है, वो बंदूक घुमाएगा, बोले सर Z भी है, पक्का, बोला हाँ सर पक्का। तो ये मान लो ऑडिटर ये भी पूछ सकता है कि आपके किस किस कंपोनेंट के डिसबर्समेंट हो गए, मतलब कौन कौन कंपोनेंट्स खत्म हो गए, मतलब कौन कौन कंपोनेंट्स, मान लो आपके कंपोनेंट्स रहे ही नहीं, सब्सिडरी रही ही नहीं, 50% कन कंट्रोल आ गया, तो बोलेगा सर पिछले साल Z था वो पता ही था, इस बार Z नहीं है क्योंकि हमारा सब्सिडरी नहीं रहा, हमने इस पे कंट्रोल छोड़ दिया है। तो जो भी खत्म भी हो गया उसके रिगार्डिंग, ओल्ड कंपोनेंट्स रिगार्डिंग में पूछताछ कर सकता है, कोई न्यू कंपोनेंट्स है उसके रिगार्डिंग में पूछताछ कर सकता है। इस पे भी नहीं माना तो ऑडिटर क्या कर सकता है, रिव्यू द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का एक रजिस्टर मेंटेन होता है, कारो रिपोर्ट में भी एक क्लॉज जाता है, क्लॉज नंबर 13 में जाता है रिलेटेड पार्टीज का। तो ऑडिटर कहीं ना कहीं इस रजिस्टर को देख के भी आपके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आप देखो पहले ऑडिटर खुद में, पहले ऑडिटर कहीं ना कहीं खुद में चेक कर रहा है अपने पास्ट पेपर से, फिर कहीं ना कहीं सॉफ्ट प्रोविजन से इंक्वायरी कर रहा है, फिर कहीं ना कहीं कारो रिपोर्ट से अब ऑडिटर दिमाग लगा रहा है, कहीं ना कहीं कारो रिपोर्ट रजिस्टर जो भी है उसको चेक करने वाला है। फिर ऑडिटर क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट चेक करेगा। सर ये क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, इस कंपनी का PQR में 30% है, तो सर ये ज्वाइंट वेंचर कब बनती है, सर ये एसोसिएट भी तो हो सकती है, यस देखो 2 चांसेस है, या तो ये एसोसिएट भी हो सकती है या तो एक ज्वाइंट वेंचर भी हो सकती है। सर ज्वाइंट वेंचर होने के लिए रखना है सर मैंडेटरी क्या है, एग्रीमेंट। तो कोई कंपनी में आपका 30% कंट्रोल भी है तो वो दोनों चांसेस, या तो एसोसिएट भी हो सकती है तो ज्वाइंट वेंचर हो सकती है। सर कैसे पता चलेगा वो एसोसिएट है ज्वाइंट वेंचर है, सर ज्वाइंट वेंचर होने के लिए होना चाहिए एग्रीमेंट। तो अगर ज्वाइंट वेंचर कोई कंपनी है तो ऑडिटर रिव्यू कर सकता है आपके ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट्स, इफ एनी, अगर है तो, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। रिव्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एज वेल एज कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन शेयर होल्डिंग इन अदर एंटिटीज। मतलब सर सिंपल बात मैंने बताया था, देखो यही मैं यहाँ बताता हूँ, रुक जाओ इरेज कर देता हूँ एक सेकंड।
सुनो देखो सर, PQR इसका AB, तो ये तो इसका सब्सिडी हुआ ही हुआ RS, तो कहीं ना कहीं इसका भी सब्सिडी हुआ 70% है। तो भैया देखो, रिव्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट तो पता लगाओ ही लगाओ, एज वेल एज कंपोनेंट की इन्वेस्टमेंट ही पता लगा दो कि आपके कंपोनेंट्स की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये पेरेंट का काम होता है, ये ऑडिटर का काम है, पक्का। चलो चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर हमने देख लिया कंसोलिडेशन की रिगार्डिंग ऑडिट में क्या क्या पॉइंट्स हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डाटा सुनो, फॉर कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी विद द कंपनीज रूल 2015। सर देखो रूल्स में क्या क्या बातें लिखी गई है, कंसोलिडेशन जो होता है तो क्या क्या कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। सर देखो वर्डिंग पकड़ना याद रखना, कंसिडरेशन आया तो ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, क्वेश्चन पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फोकसिंग ऑन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ जाओगे फिर आप आंसर पता चला, आप क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे, आंसर कुछ लिख रहे होगे 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो फॉर कंसिडरेशन ऑफ सब्सिडरी विद द कंपनीज रूल 2015 में क्या क्या है सुनो, the consolidation of parent and subsidiary are combined as per India 610 on line by line basis by adding together assets and liability। देखो हमें पता है सर लाइन बाय लाइन बेसिस हमारा जो भी कंसोलिडेशन होता है लाइन बाय लाइन, तो मतलब सर अगर मान लो पी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, होल्डिंग A है, सब्सिडरी B है, होल्डिंग का 100 है, B का 50 है, तो सर CFS में 150 होगा सर लाइन बाय लाइन हम लोग सारी चीज़ों क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं। तो हमें देखना पड़ता है एडिंग टुगेदर एसेट्स एंड लायबिलिटी, लायबिलिटीज भी होती है, तो मान लो 80 लायबिलिटीज है, 70 ये तो 150 लायबिलिटीज हो गई, तो कहीं ना कहीं लाइन बाय लाइन हम लोग एसेट्स लायबिलिटी को ऐड करते हैं। सर रिलेटेड गुडविल, अगर गुडविल बना, गुडविल मतलब क्या सर इन्वेस्टमेंट है 100 का, मान लो 100% एक्वायर किया, एसेट्स 80 तो 20 गुडविल, सर इन्वेस्टमेंट से 100 का, 100% एसेट्स का 110, तो सर 10 गेन और बार्गेन परचेस, ठीक है। तो होता है ऐसा, कैसे कभी गुडविल बन सकता है, कभी आपको कैपिटल रिजर्व भी बन सकता है, कभी गेन ऑन बार्गेन परचेज बन सकता है। सर एज पर 103 उसका कैलकुलेशन होगा जो बिजनेस कॉम्बिनेशन सिखाया जाता है एज पर 3 इंड एस। सर कब होगा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सर डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, मान लो 1 अप्रैल को ए ने बी पे एक्वायर्ड किया 30%, क्या यहाँ पे एक्वायर्ड हुआ कंपनी पे, क्या सब्सिडरी बनी, नहीं। सर 1 मई को हुआ 10%, क्या अभी से बनी, नहीं। सर 1 अगस्त को हो गया 20% और सर टोटल कितना हो गया 60%, मोर देन 50%, तो डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ 1 अगस्त, जहां पे कंट्रोल बनता है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन होती है। सर एडजस्टमेंट्स लाइक एलिमिनेटिंग इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस लाइक बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल। सर मान लो ए ने बी को कुछ सामान क्रेडिट में दिया, तो कहीं ना कहीं ए बी का बिल्स पेबल बनाएगा, बी कहीं ना कहीं ए के लिए बिल्स रिसीवर्स है, बी कहीं ना कहीं ए के लिए बिल्स पेबल है। तो ये सब इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस जो होते हैं ना, या मान लो स्टॉक ट्रांसफर किया, ए ने बी को स्टॉक ट्रांसफर किया विथ 20% प्रॉफिट पे, तो कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रांसफर किया ना, हमें एलिमिनेट करना पड़ता है वो, ठीक है। इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस को हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर्स शैल बी अकाउंटेड एज पर इक्विटी मेथड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स से इक्विटी मेथड से हमें क्या करना होता है, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर को इक्विटी मेथड से, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर से दोनों में फर्क क्या होता है, जॉइंट वेंचर कब होगा, जब हमारे एक एग्रीमेंट बनता है, तो इसको कैसे दिखाना हमें, इक्विटी मेथड पे, ठीक है। तो ये सारे 4 पॉइंट्स है जहां पे हमने कंसिडरेशन को ध्यान रखते हुए कंपनी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें सीएफएस को प्रिपेयर करते हुए हमें चेक करना पड़ता है, क्या लाइन बाय लाइन बेसिस हुआ है सारा एसेट्स लायबिलिटी ऐड, क्या गुडविल हमारा कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन क्रिएट हुआ है, सर डेट ऑफ एक्विजिशन क्रिएट हुआ है, क्या एडजस्ट हुआ है हमारा, एलिमिनेट किया हमने इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस को, ठीक है। चौथा क्या, इन्वेस्ट इन एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर, हमने इक्विटी मेथड दिखाया है, ठीक है। सर स्पेशल कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग सीएफएस। अब देखो इस बार के पेपर में दो नंबर का इसमें एमसीक्यू था, केस सिनेरियो था, तो पता करना था कि कौन सा, देखो सिंपल क्वेश्चन क्या था, स्पेशल कंसिडरेशन। सर और एक्स्ट्रा बातें ध्यान रखना जब आप सीएफएस प्रिपेयर कर रहे हो। सर 2 टाइप की बातें होती है, एक होता है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, वर्ड याद कर लेना सर, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, करंट पीरियड एडजस्टमेंट। सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स एंड करंट पीरियड एडजस्टमेंट। सर देयर लाइक सुनो क्या होता है, परमानेंट में क्या होता है ना, यहाँ पे जो भी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में चेंज आता है ना, तब ये एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब सर मान लो कि 1 मई को 70% ए ने बी में होल्ड किया, तो 70% ए का था और एनसीआई क्या था 30%, ठीक है। आगे जाके पता चला ए ने और होल्ड कर लिया 20%, तो ए का कितना हो गया 90%, नाउ एनसीआई कितना हो गया 10%। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग में चेंजेस आए। ये कब आ सकता है, ड्यूरिंग द टेन्योर भी आ सकता है शेयर होल्डिंग चेंजेस में, या मान लो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन भी चेंज होता है ये सब,
ठीक है। तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कब होता है, जब देखो दिस आर द एडजस्टमेंट्स दैट आर मेड ओनली ऑन फर्स्ट ओकेजन, जब डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, गुडविल का बनाते हैं, एनसीआई बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, ये सब फर्स्ट ओकेजन होता है डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे मोस्टली सिर्फ गुडविल, कैपिटल रिजर्व, एनसीआई बनता है यहाँ पे। और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है जब कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हो जाए, जो कि ऐसा पैटर्न में चेंज हो जाए। नॉर्मली फर्स्ट टाइम जब होता है ना, जैसे फर्स्ट टाइम मान लो 1 मई को एक्वायर हुआ, तो 1 मई को क्या हुआ, इसने 60% होल्ड किया, तो 1 मई को हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, एनसीआई निकालेंगे, जो निकालेंगे। फिर हो सके आगे जाके भी चेंजेस आ सकते हैं, बस शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज होना चाहिए, जो कि ये एग्जांपल था। सर करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स क्या हो गए, नॉर्मली दिस आर एडजस्टमेंट दैट आर मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फॉर दिस सीएफएस पीरियड। नॉर्मली आपको क्या हुआ, आप स्टॉक भेज दिया ए ने बी को, ए ने बी को, तो आपको करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। या मान लो क्रेडिट पे सामान दे दिया, ए सबसे ए पैरेंट थी, उसने बी को क्रेडिट पे सामान दे दिया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, तो बी के लिए बिल्स पेबल बन जाएगा। तो ड्यूरिंग द टेन्योर जो भी करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स होंगे ना, ये सब नॉर्मल आपको करंट पीरियड एडजस्टमेंट माने जाएंगे। तो क्वेश्चन कभी आता है, बताइए कि ये क्या है, तो गुडविल का देगा, बताएगा आपका, बताइए क्या है गुडविल, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट या करंट पीरियड एडजस्टमेंट। तो गुडविल में क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज आता है, तब गुडविल में इफेक्ट पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। Eliminating intra-group transactions, adjustments in relation to harmonizing the accounting policy, ये सब इससे एग्जांपल्स है। इंट्रा-ग्रुप ट्रांजेक्शंस को एलिमिनेट करना, बिल्स पेबल्स, बिल्स रिसीवेबल को एलिमिनेट करना, या जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज करना, उसमें इंटर-ग्रुप ट्रांजेक्शंस को करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स बोला गया है। सर देखो अब आता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। सर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या एक ऑडिट एविडेंस होता है? सर इट्स जस्ट लाइक एन ऑडिट एविडेंस, बट ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, ये कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस नहीं होता, ठीक है। मतलब सर मान लो आपको ए है, मान लो आप ऑडिटर हो, आपको इस किसी कंपनी के स्टॉक चेंज करना है, उसने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि सर हमारे कंपनी में 2 करोड़ का स्टॉक है, क्या आप वो एमआर जो मिलता है क्या उसको आप लेके मान लोगे? नहीं, एमआर इज जस्ट लाइक ए सपोर्टिव। एमआर क्या करता है, सपोर्ट करता है किसी एविडेंस को। एमआर कोई परफेक्ट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। मान लो किसी कंपनी ने बोल दिया कि हमारे साथ 2 करोड़ का स्टॉक है, क्या स्टॉक ऑडिट करेगा? नहीं, हम स्टॉक ऑडिट करेंगे, हम वैल्यूएशन लगाएंगे, हम चेक करेंगे, हम सारे अपना क्या कहते हैं मेथड्स लगाएंगे, स्टेप्स यूज करेंगे स्टॉक ऑडिट के लिए। एमआर क्या है, एमआर बस सपोर्ट करता है आपके ऑडिट एविडेंस को, आपका जो अप्रोच है ना उसको सपोर्ट करेगा। एमआर इज जस्ट लाइक एक्ट लाइक ए सपोर्टिंग एविडेंस, बट एमआर कभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। तो वही पूछा इस चैप्टर में आपको एमआर कहाँ लेना पड़ सकता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कहाँ लेना पड़ सकता है। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, और यहाँ पे लिखना TCWG दोनों से, इन फॉलोइंग मैटर्स। किस किस मैटर में? रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल एक्वायर्ड फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग कंप्लीटनेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब हमें पता है कि हमने पढ़ा था ए है, ए के मान लो 4 कंपोनेंट्स है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यूपी में। अब इसका मैनेजर बोला कि सर देखिए हमारे यही 3 कंपोनेंट्स है, जबकि लिटरली में एक कंपोनेंट्स और था, वो पंजाब में। तो इसने कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस के बारे में छुपाया। तो हम बोलेंगे भैया एक काम करो, तुम इतना ही जरा ना एक WR दे दो। सर WR बहुत सारा आप यूज करते हो ऑडिट में, आपको पता होगा। रिटन रिप्रेजेंटेशन आप ले लो, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कर लो, रिटन रिप्रेजेंटेशन कर लो, ठीक है। आप बोलोगे मैनेजर काम करो, तुमने बोल दिया 3 है ना, कंप्लीटनेस ले, काम करो आप WR टाइप करके दे दो कि हाँ मैं मैनेजर मिस्टर और मिस्टर ये मैं इसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि हमारे कंपनी में 3 ही कंपोनेंट्स है, जो मुंबई, दिल्ली और यूपी में है, ठीक है। आगे जब कुछ गड़बड़ हुआ तो भैया तुम जाओगे। तो रिगार्डिंग कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स रिगार्डिंग भी हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, पीछे वाली बातें को दोहरा रहे हैं, ठीक है। सर रिटेन रिप्रेजेंटेशन शैल एक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो कहीं ना कहीं ये सेकंड पॉइंट से लिंक कर रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये कंपोनेंट्स के जब रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होती है, तो भैया सिंपल सी बात है, हर जगह क्या लगा दो, WR लगा दो, रिटन रिप्रेजेंटेशन लगा दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स हो गया, रिलेटेड पार्टीज या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से भी आप क्या करो, मैनेजमेंट से WR ले लो, ठीक है। ऑडिटर में एक्वायर रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर मैनेजमेंट रिगार्डिंग परमानेंट एडजस्टमेंट्स एंड करंट ईयर एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे मे है, क्यों मे लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ऑडिटर खुद एक ऑडिट एक्सपर्ट होता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है, तो उसको कम से कम गुडविल कैलकुलेट करने आता होगा। बट फिर भी बोला गया कि ऑडिटर तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो क्या, WR रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो मैनेजमेंट से रिगार्डिंग परमानेंट एडजस्टमेंट। मतलब सर मान लो कोई गुडविल आ रहा है, उसमें 80 करोड़ है, तो भैया ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसके रिगार्डिंग आप करो WR से ले लो, बोलो मैनेजमेंट एक काम को WR दे दो, तुम्हारे हिसाब से गुडविल 80 करोड़ है, कोई बात नहीं। या मान लो करंट ईयर ट्रांजेक्शंस या करंट ईयर एडजस्टमेंट, जो भी लिख लो, जो भी अपने इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस को अपने एलिमिनेट किया है, मान लो जो भी एडजस्ट किया है ना, उसके रिगार्डिंग भी आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो।
तो ये 3 क्वेश्चन कभी बन सकता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड पार्टीज, एंड जब भी आपको लग रहा है परमानेंट एडजस्टमेंट्स एंड करेंट ईयर एडजस्टमेंट्स उसके रिगार्डिंग भी ले सकते हो, जो कि पीछे पढ़ा हुआ सबका बस वही है, सिंपल लगाना है WR। WR क्या होता है? सपोर्टिव एविडेंस होता है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। सर ये लास्ट चैप्टर सुनो, लास्ट टॉपिक सर ऑडिट रिपोर्टिंग इन CFS। सर इसमें क्वेश्चन हो सके तो बन सकता है। सर CFS में ऑडिट रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? व्हेन पेरेंट ऑडिटर इज, एक सेकंड रुक जाओ, रिकॉर्डिंग सेव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का इशू अभी संडे को। अब देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्टिंग कैसे होगी CFS में। देखो सर, अगर पेरेंट ऑडिटर और सब्सिडरी ऑडिटर, इसका भी ऑडिटर Z है, सब्सिडरी कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर, सब्सिडरी बोलूंगा, कंपोनेंट्स का ऑडिटर भी Z है, तो कहीं ना कहीं एक ही ऑडिटर दोनों जगह काम कर रहा है, हेड ऑफिस में मतलब पेरेंट में, सब्सिडरी में। तो व्हेन पेरेंट ऑडिटर इज आल्सो द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स, देन ऑडिटर शैल इशू एन ऑडिट रिपोर्ट टू शो वेदर CFS गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो सिंपल सा एक ऑडिट रिपोर्ट दे देगा जहां पे या तो ये नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट होगा, अनमॉडिफाइड होगा, या चाहे तो एक मॉडिफाइड रिपोर्ट, दोनों दे सकता है, ठीक है। तो ऑडिटर क्लियर कर लेगा कि वेदर CFS गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, क्योंकि हम इस पे डिपेंड नहीं हो सकते ना, क्योंकि ब्रांच की ऑडिट भी आप ही कर रहे हो, कंपोनेंट्स की ऑडिट भी आप ही कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑडिटर भी आप ही हो। सिंपल एक रिपोर्ट दे दो जिसमें बताओ कि हाँ वेदर आपका CFS जो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इफ दिखा रहा है तो ठीक है, अनमॉडिफाइड दिखा रहा है तो मॉडिफाइड दे देना, नहीं अगर नहीं ट्रू एंड फेयर मॉडिफाइड देना, दिखा रहा तो अनमॉडिफाइड दे देना। सर दूसरा केस, व्हेन पेरेंट ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ अदर कंपोनेंट, ठीक है, एंड इन दिस केस ऑडिटर टेक असिस्टेंस फ्रॉम कंपोनेंट ऑडिटर एज पर SS 600, देन प्रिंसिपल ऑडिटर कंसीडर्ड एज रेफरेंस। मतलब सुनो सर, कुछ नहीं, सुनो, ABC की ऑडिटर है P, ठीक है, PQR का ऑडिटर है Z, कहीं ना कहीं ये इसका इस पे 60% कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ? पेरेंट, और ये क्या हुआ? सब्सिडरी। इसका ऑडिटर हुआ Z, इसका ऑडिटर हुआ P। अब एक बात बताओ, P ने तो मेन CFS किसको बनाना है? सुनो, CFS किसे बनाना है? CFS बनाना है ABC को। तो P ने चेक किया CFS, क्योंकि P पेरेंट का ऑडिटर है, तो P ने चेक किया CFS चेक किया, तो P को लगा यार ठीक है, हमारा तो ABC परफेक्ट है, बट इसमें एक कंपोनेंट मिला हुआ है, मान लो कि PP है, ABC का PP 100 है और PQR का 50 है, तो इस 50 पे कैसे कंप्लीटनेस बिलीव करें? तो हमने क्या किया, हमने इस ऑडिटर का हेल्प लिया Z का, कि Z तुमने PQR का ऑडिट किया है ना, एक काम करो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ। तो अगर तुम इसका हेल्प ले रहे हो ना, असिस्टेंस ले रहे हो ना एज पर SS 600, तो तुम 706 में आता है अदर मैटर पैराग्राफ, इसके अंदर क्लियर कर दो कि तुमने ब्रांच ऑडिटर या मान लो जो भी आपका कंपोनेंट ऑडिटर है उसका हेल्प लिया, फिर एक ऑडिट ओपिनियन दो, ठीक है। तो 706 का डिफरेंस दो, 706 में दो होता है, अदर मैटर पैराग्राफ में डाल सकते हो, EOM डाल सकते हो। EOM में मोस्टली होता है जब फाइनेंस मैटर जाता है तब जाता है, OM में अदर देन फाइनेंस मैटर को आप डिराइव कर सकते हो, कोई भी एडिशनल चीज आप यूज करते हो या कोई भी असिस्टेंस लेते हो, OM में बता दो कि हाँ PQR का हमने ऑडिटर का यूज लिया था जो कि Z थे, उसकी ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे हमने CFS को ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। सर थर्ड व्हेन एनी ऑफ द कंपोनेंट CFS गेट ऑन ऑडिटेड, मतलब सर ABC, इसका कंपोनेंट P Q R S, PQR तो ऑडिट हो चुकी थी, S अनऑडिटेड थी। देन इस केस में क्या होगा? देन ऑडिटर रिपोर्टिंग इनटू द मैटर एंड शुड इवैल्यूएट अ पॉसिबल मॉडिफिकेशन टू दिस रिपोर्ट एज पर 705। 705 के तहत क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा। सर मॉडिफिकेशन में दोनों हो सकता है। सुनो, अगर कंपोनेंट मेटल इन नेचर है, मतलब सर मान लो ABC टोटल 1000 करोड़ की कंपनी है टर्नओवर, P का इसमें मान लो टोटल ABC 1000 करोड़ के कंपोनेंट्स मिला के, P का इसमें 100 करोड़ है, Q का इसमें 200 करोड़ है, R का इसमें 100 करोड़ है, S का इसमें ना सर 1 करोड़ है, और इसका जो भी है ABC टोटल फिर इसका बचा जो भी लेफ्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो अनऑडिटेड है ना वो क्या है सर? नॉट मटेरियल है। जो भी अनऑडिट हुई है ना वो नॉट मटेरियल नेचर है। तो हम यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। सर क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है? यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि पूरा CFS गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट, यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़ के सब कुछ ठीक है भाई। अगर नॉट मटेरियल है तो, क्योंकि यहाँ पे देखा कि सब 100 करोड़ वाले, ये 1 करोड़ वाला है, तो अगर ये ऑडिटेड नहीं भी हुआ तो साला एक ऑडिट अनऑडिटेड नहीं हुआ है तो सर इसके चक्कर में पूरा ऑडिट थोड़ी ना खराब कर देंगे, तो हम पूरा ऑडिट मॉडिफाई कर देंगे। नहीं, हम बोलेंगे सर देखो एक ही खराब हुआ ना, तो हम यहां पे लिख देंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एस के अलावा सब कुछ ठीक है भाई, सब चंगा सही एस के अलावा। बट अगर मटेरियल है सर, मतलब एस का टर्नओवर 200 करोड़ है और कहीं ना कहीं ये अनऑडिटेड है, तो कहीं ना कहीं पूरा ऑडिट CFS का एडवर्स जाएगा, ठीक है। एडवर्स ओपिनियन देंगे, ऑप्शन नहीं होगा, ओपिनियन होगा, हैंड रिटन नोट से समझ सकते हो, ठीक है। एडवर्स ओपिनियन देंगे, बट ऑप्शन नहीं है, ओपिनियन, ठीक है। और अगर कंपोनेंट नहीं मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, ठीक है। सो व्हेन कंपोनेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अंडर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अदर देन पेरेंट, देन द केस ऑडिटर शुड परफॉर्म गैप एडजस्टमेंट। सर ये दिल्ली की पेरेंट,
इसका ब्रांच फ्रांस, इसका ब्रांच जर्मनी, कहीं ना कहीं ये रुपी यूज़ कर रहा है, ये फ्रांस डॉलर यूज़ करता है, ये मान लो जर्मनी का स्टर्लिंग यूज़ करता है, ठीक है, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबका चेंज है, तो सबको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, गैप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिसीज अलग होगी, यहाँ पे एएस यूज़ होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंड एस एएस यूज़ होता है, यहाँ पे कुछ और यूज होता है, तो कहीं ना कहीं गैप एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो ये आप कर लो, ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा, गैप एडजस्टमेंट परफॉर्म करेगा और इसको ऐसे 700 के तहत रिपोर्टिंग करेगा एंड 705 में ओएम पैराग्राफ में, 706 में ओएम पैराग्राफ में दिखाएगा इसको, ठीक है। 706 में ओएम पैराग्राफ में इसको शो करेगा कि हमने गैप एडजस्टमेंट्स किया है। जब हमारा क्या है, डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं, हमारी दिल्ली एएस यूज करती है, फ्रांस की दिल्ली फ्रांस एएस यूज करती है, तो कहीं ना कहीं हमें गैप एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा और हमें ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हम ओएम पैराग्राफ में बता रहे हैं कि हमने गैप एडजस्टमेंट्स किया है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था, कर लो, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, 11 पेज का है। क्वेश्चंस यहीं से कहीं ना कहीं घूमेंगे, स्टार्टिंग में ज़्यादा चांसेस 6-7 पेज से क्वेश्चन बनने के। चलो कुछ स्टडी मैट के क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगे, 5 मिनट खत्म करते हैं स्टडी मैट से क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं जूम कर लेता हूँ, 5 मिनट में देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरे को लग रहा है तो। देखो फर्स्ट नंबर, वेदर प्रिपरेशन ऑफ CFS इज मैंडेटरी, इफ यस प्लीज एलिबरेट ऑन द रिक्वायरमेंट अंडर द स्टैट्यूट, ठीक है। रेफर 1.1। देखो वही है, इट इज होली ऑन कंपनी, देखो कभी का मैंडेटरी नहीं होगा जब इट इज होली ऑन कंपनी और पार्टली ऑन कंपनी एंड दोस ऐसे राइटिंग प्रूफ इज दिस। देखो डू नॉट ऑब्जेक्ट अ कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग CFS, इट इज अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और नॉट इन प्रोसेस ऑफ एनी लिस्टिंग वेदर इंडिया आउटसाइड इंडिया, ऐड कर लेना। इट अल्टीमेट पेरेंट कंपनी हैज ऐसे प्रिपेयर CFS एंड रजिस्टर को उसने अप्लाई कर दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन आंसर यही है, ठीक है। जल्दी देख लेते कुछ क्वेश्चन सर। और क्वेश्चन देखो, Please elaborate on the situation where the requirement related to preparation of consular financial may not apply. Simple वही वाला होगा, the requirement related to preparation shall not apply if it's meet the following condition: it is wholly owned subsidiary, partly owned subsidiary, its securities are not listed, not the process of listing, whether India outside India, ये लिख लेना यहाँ से। and देखो सब में and लगा हुआ है, and its ultimate holding company ने अपना CFS बनाया होगा, रजिस्टर पर सबमिट कर दिया होगा, ठीक है। While doing the CFS, which current period consular adjustment are taken into account? Current period adjustment 6.2। देखो करंट पीरियड एडजस्टमेंट से ही होता है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस। तो अब ये सब नॉर्मली अब लिख सकते हो, हार्मोनाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब क्या होता है, करंट पीरियड एडजस्टमेंट होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है सर, गुडविल, ये सब होता है, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन, जो देख सकते हैं आराम से देख लेते हो, मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी याद है, कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसका 4 का ये देखो, पैरा नंबर 2 सर, responsibility of parent company by holding company, identifying the components, identifying reportable segments, identifying related parties and related party transactions, accurate and complete financial information, making appropriate consolidating adjustments, harmonize the accounting policy, gap conversion। तो सब कुछ मैंने नोट्स में डाल रखे हैं, ठीक है। और देखते हैं Sir, R Limited owns 51% in S Limited. However, it holds and discloses all share in trend. They are exclusive with a view to subsequent disposal in near future. Those are subsequent disposal in near future. 51% hold किया, कहीं ना कहीं ये temporary control concept आ रहा है। Whether preparing CFS, X Limited exclude from consolidation as a statutory auditor, how you deal? आपको दोनों लैंग्वेज में आंसर देना पड़ेगा। AS21 में बताना पड़ेगा कि हाँ AS21 में टेम्पररी कंट्रोल का कंसेप्ट है। अगर नहीं कुछ बोला है ना, AS21 लिख देता तो फिर टेम्पररी कंट्रोल लिख के आते। AS21 नहीं लिखता, इंड एस 110 लिखता, फिर टेम्पररी कंट्रोल नहीं होता। बट इसने कुछ बोला नहीं है तो दोनों लिख के आना। देखो फिर बता दी इसने इंड एस 10 में कोई भी टेम्पररी कंट्रोल जैसा कंसेप्ट नहीं होता है, तो अपना एग्जाम्पल लिख के आना अच्छे से, ठीक है। वही है, व्हेन द पेरेंट ऑडिटर इज आल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो भैया ठीक है, एक नॉर्मल ओपिनियन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था, 7 का ए, रिफर पैरा 8 में देख लेना। फिर वही है जो मैंने बताया ना लास्ट में आपको, वही वाला चीज़ है। पेरेंट ऑडिटर सेम है तो सिंपल से एक ओपिनियन जाएगा। वेन नहीं है तो हम ऐसे 600 का हेल्प लेते हैं। वेन अंडर डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क तो गैप लगाते हैं, ऐसे ही है। वेन फाइनेंशियल वन और मोर कंपनीज नॉट ऑडिटेड तो चेक करते हैं मटेरियल है तो मटेरियल है तो भैया मॉडिफाई कर देते हैं, अगर नहीं मटेरियल है तो क्वालिफाइड कर देते हैं। देखो 51% शेयर था 1/4/19 को, 25% सेल कर दिया 19-20 में ही,
एम ने प्रिपेयर नहीं किया CFS, डू यू एग्री विद द व्यू? डिसाइडिंग एज्यूम एम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अंडर इंड AS। सर इंड AS में टेम्पररी कंट्रोल नाम का चीज नहीं होता, अगर एक दिन भी कंट्रोल आया था ना तो ये CFS बनाना पड़ेगा। देखो ये 8 में आंसर होगा। सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया देश में देयर इज नो सच एग्जेम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल। इंडिया 110 में कोई टेम्पररी कंट्रोल नहीं है। हाउ इवन दो इंटेंशन इज टेम्पररी होल्डिंग, ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंग एम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। देखो एम लिमिटेड को CFS बनाना पड़ेगा, जब तक डिस्पोजल हो गया तब तक का अमाउंट लेकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई टेम्पररी कंट्रोल नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा, लास्ट में बोलेगा इंडिया बताइए, AS बताइए, AS बताइएगा तो टेम्पररी कंट्रोल होता है, इंडिया से तो टेम्पररी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो मोस्टली सारे क्वेश्चन करवा ही दिया मैंने, नॉर्मली थे सारे, ठीक है। चलो हो जाएगा यार, ये भी सेम वही कंसेप्ट पे है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो यार, हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट सीरीज देखेंगे। नेक्स्ट में शायद वो इंश्योरेंस चैप्टर में रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, आज मेरे को रामनवमी चक्कर में ऑफिस में को जल्दी मन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं ये रिवीजन सीरीज डाल देता हूँ। इंश्योरेंस थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग, उसमें 1.5 आवर लग सकता है, तो ठीक है, आगे देखेंगे। ऑल द बेस्ट।